अब्दुल को तो टाइट कर दिया, मगर उसके चक्कर में आपके घर का प्रकाश, आपके घर का आयुष बर्बाद हो रहा है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो कट्टर समर्थक है यही बात तो कहते हैं कि भाई बीजेपी हमें रोजगार बेशक ना दे पाई हो, महंगाई बेशक ना कम कर पाई हो, लॉ एंड ऑर्डर यानी कानून व्यवस्था को बेशक दुरुस्त ना कर पाई हो, मगर मुसलमान को टाइट कर दिया गया है। मगर उसके चक्कर में हमारे जो हिंदू बच्चे हैं वो किस तरह से बर्बाद हो रहे हैं ना, यह रिपोर्ट उसकी ताजा मिसाल है। खबर क्या मैं आपको बताता हूं। इंस्टाग्राम में नासिर पठान के नाम से एक खबर आती है कि हम कुंभ मेले में बॉम्ब ब्लास्ट करवाएंगे। जी हां, बाकायदा ये इंस्टाग्राम पोस्ट आती है नासिर पठान के नाम से कि 1000 लोग मारे जाएंगे, बच्चे औरतें मारी जाएंगी। पुलिस जब पड़ताल करती है तो पता चलता है ये व्यक्ति नासिर पठान नहीं, ये आयुष जायसवाल है। ये किसी नासिर पठान को फंसाना चाहता था, मगर यह धमकी किसने दी? किसी आयुष जायसवाल ने, जो कि नाबालिग है, यानी कि 18 साल का भी नहीं है। इसका क्या अर्थ हुआ दोस्तों? इसका अर्थ यह हुआ कि पिछले 11 सालों से हमारी नसों में प्रचार तंत्र के जरिए, गोदी मीडिया के जरिए, हमारे रेडियो रवांडा स्वरूपी गोदी मीडिया के जरिए जो जहर भरा जा रहा था, उसका असर हमारे बच्चों पर पड़ रहा है। और यह इक्का दुक्का मिसाल नहीं है दोस्तों, ऐसी ढेरों मिसालें सामने उभर कर आती हैं जहां कुछ हिंदू ये दावा करते हैं, इस तरह का प्रपंच, इस तरह का नाटक रचते हैं कि साहब मुसलमान ऐसा कुछ करने वाले हैं, मगर जब उसकी पड़ताल होती है तो पता चलता है इसके पीछे हिंदू थे जो जानबूझकर इस तरह की धमकी दे रहे थे कुछ मुसलमानों को फंसाने के लिए। ऐसी ढेरों मिसालें इससे पहले भी आई हैं। मैं क्या कहना चाहता हूं दोस्तों, क्या इस नफरत के चलते आप अपने बच्चों को बर्बाद होते देना चाहेंगे? क्या आप इस खेल को बिल्कुल भी नहीं समझ रहे हैं? आप सोचिए आयुष जायसवाल को किस तरह से ब्रेन वॉश किया गया होगा कि इसके दिमाग में यह प्लान आया होगा कि एक मुसलमान को फंसाने के लिए मैं इस तरह की धमकी दे दूं। पुलिस पहुंचती है और पूर्णिया में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है, क्योंकि आयुष जायसवाल जो है वो पूर्णिया का रहने वाला है। मैं फिर आपसे सवाल पूछता हूं, अब्दुल को टाइट करने के चक्कर में या मुसलमानों पर अंकुश लगाने के चक्कर में बर्बाद कौन हो रहा है? बताइए, कौन बर्बाद हो रहा है? यह है भारतीय जनता पार्टी के विधायक नंद किशोर गुर्जर। ये वो व्यक्ति हैं जो अक्सर विवादित बयान देते रहते हैं। ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने किसानों का अपमान किया था जब 2020-21 में वो लोग आंदोलन कर रहे थे। अब इनका बयान सुनिए। ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर गाय कट रही है और यह सब हो रहा है योगी राज के दौरान। वो ये भी कहते हैं कि मुझे मारने की भी तैयारी हो रही है। यानी कि याद कीजिएगा इस साल की शुरुआत में क्या हुआ था। पहले ही दिन एक जिम ओनर शाहिदीन को गोकशी के आरोप में मौत के घाट उतार दिया गया था। शाहिदीन के छोटे छोटे बच्चे थे, उसका एक परिवार था, उसे मौत के घाट उतार दिया गया था। मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, अगर वो गोकशी में लगा था, अगर वो गौ तस्कर था, तो कानून के हिसाब से उसे सजा मिलनी चाहिए थी, मगर उसे मौत के घाट उतार दिया गया। अब भाजपा विधायक क्या कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश राज्य में खुलेआम गाय कट रही है। यह उनका दावा है, यह उनका आरोप है, मेरा नहीं है। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। बात यहां नहीं रुकती है, वो आगे ये भी कहते हैं कि अगर ये समाजवादी पार्टी का शासन होता तो मैं उन्हें आईना दिखाता, उनके होश ठिकाने लगा देता, मगर अब मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मेरी अपनी सरकार है। सुनिए क्या कहा जा रहा है। मेरे जिले की महामंत्री का रिपोर्ट दर्ज नहीं होगी, ईंट से ईंट बजा दूंगा मैं इस जिले में। अगर यह सरकार मेरी ना होती, सपा की होती, तो अधिकारी कितना बड़ा मुख्यमंत्री होता, घूस भर देता घर में मैं मुख्यमंत्री के में। मैं इस चीज का जिक्र क्यों कर रहा हूं, क्योंकि इसी साल की शुरुआत में गौ तस्करी के आरोप में एक मुसलमान को मौत के घाट उतार दिया जाता है। यानी कि गौ सेवा के नाम पर इस तरह से आतंक जो है हर तरफ चल रहा है। और याद कीजिएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज से कई सालों पहले इसका जिक्र भी किया था कि कुछ लोग गौ सेवा के नाम पर जो हैं आतंक फैला रहे हैं। गौ सेवा के नाम पर उन्होंने अराजकता फैला रखी है। याद है कि नहीं आपको? सालों पहले उनका बयान है जब वो प्रधानमंत्री बन चुके थे, ये कहा था इन्होंने। मैं कभी कभी ये जो गौरक्षा के नाम पर कुछ लोग अपनी दुकानें खोल करके बैठ गए हैं,
मुझे इतना गुस्सा आता है। गौ भक्त अलग है, गौ सेवक अलग है। मैंने देखा है कि कुछ लोग जो पूरी रात एंटी सोशल एक्टिविटी करते हैं, कुछ लोग, लेकिन दिन में गौरक्षक का चोला पहन लेते हैं। मैं राज्य सरकारों को अनुरोध करता हूं कि ऐसे जो स्वयंसेवी निकले हैं, अपने आप को बड़ा गौरक्षक मानते हैं, उनका जरा डोजियर तैयार करो। 70-80% ऐसे निकलेंगे जो ऐसे गोरख धंधे करते हैं जो समाज स्वीकार नहीं करता है, लेकिन अपनी उस बुराइयों को से बचने के लिए ये गौरक्षा का चोला पहन करके निकलते हैं। मगर कथनी और करनी का फर्क। गौ सेवा के नाम पर दूसरे नागरिकों पर आतंक जो है वो मचाओ, उन्हें डराओ धमकाओ, देश में एक माहौल बनाओ कि हिंदू खतरे में है। मगर हिंदू बच्चे के साथ क्या हो रहा है? आयुष जायसवाल इसकी ताजा मिसाल है। उसकी नसों में इस कदर नफरत भर दी गई है कि आपके सामने मिसाल है। वो इस तरह की हरकत करने से भी बाज नहीं आ रहा है। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, क्या इससे हिंदुओं का उद्धार हो रहा है? क्या इससे हमारे धर्म का रुतबा बढ़ रहा है? यह सवाल आपसे है, यह मेरा सवाल भी नहीं है। यह सवाल आप खुद से पूछिए, क्योंकि वो लोग तो वोट हासिल करना चाहते हैं, उनका मकसद है वोट हासिल करना, और वो हर कीमत पर वोट हासिल कर रहे हैं। वो बार बार हमारी बुद्धिमत्ता को चुनौती दे रहे हैं। यह शख्स याद है कि नहीं आपको? रमेश बिधूड़ी। यह व्यक्ति दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी मरलेना को चुनौती दे रहे हैं। उनके खिलाफ ये भाजपा के कैंडिडेट हैं। याद कीजिएगा, इन्होंने पहले प्रियंका गांधी वाड्रा के बारे में कहा था कि मैं दिल्ली की सड़कें प्रियंका गांधी वाड्रा की गालों जैसे बना दूंगा, और अब इन्होंने कहा है कि आतिशी मरलेना ने अपने बाप को बदल दिया है या अपना बाप बदल लिया है। सुनिए उन्होंने आतिशी के बारे में क्या कहा। अरे ये मारलीना, ये तो सिंह बन गई भैया, चेहरा ही नाम बदल दिया। केजरीवाल ने बच्चों की कसम खाई थी, भ्रष्टाचारी कांग्रेस के साथ नहीं जाऊंगा। मारलीना ने बाप बदल दिया, पहले मारलीना थी, अब सिंह हो गई। ये इनका चरित्र है। और याद कीजिएगा, इससे पहले इन्होंने प्रियंका गांधी वाड्रा के बारे में क्या कहा था। लालू ने कहा था बिहार में कि बिहार की सड़कों को मैं हेमा मालिनी जी के गालों जैसे बना दूंगा। लालू ने झूठ बोला था, नहीं बना पाया, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जैसे ओखले की सड़कें हमने बना दिए, संगम बिहार की सड़कें बना दिए, इसी प्रकार से कालकाजी भी सुधार कैंप के सामने वाली, बराबर वाली, अंदर वाली सारी की सारी सड़कें प्रियंका गांधी के गाल जैसे जरूर बना देंगे। आपको याद होगा, संसद के अंदर दानिश अली के बारे में, बीएसपी के पूर्व सांसद दानिश अली के बारे में किस तरह के अपशब्दों का इस्तेमाल बिधूड़ी साहब ने किया था। यह है भाजपा का चाल चरित्र चेहरा। यह है भारतीय जनता पार्टी का टैलेंट पूल, जहां महिलाओं का इस कदर अपमान किया जाता है। हालांकि ये माफी मांग चुके हैं, मगर किस बात की माफी? पहले तुमने प्रियंका गांधी वाड्रा के बारे में अनर्गल बात की, फिर तुमने आतिशी मरलेना के बारे में कहा कि उन्होंने अपना बाप बदल दिया है, अब माफी मांग रहे हो। उससे क्या होता है? यानी कि आपकी नुमाइंदगी करने के लिए इस तरह के लोग भारतीय जनता पार्टी के पास हैं। यह है निशिकांत दुबे। इन्होंने 2 महिला नेताओं को, दीपिका पांडे सिंह जो कि कांग्रेस की नेता थी, और महुआ मोइत्रा जो कि टीएमसी की सांसद हैं, उन्हें नगर वधू बताया था। नगर वधू का मतलब जानते हैं ना? जानते हैं ना नगर वधू का क्या मतलब है? और यह निशिकांत दुबे भारतीय जनता पार्टी के जितने भी डिबेट्स होते हैं लोकसभा के अंदर, उनकी शुरुआत करता है। यह व्यक्ति संसद के अंदर अक्सर झूठ बोलता रहता है। यह है भारतीय जनता पार्टी का टैलेंट पूल। तो आपको क्या लगता है, जब इस तरह के नेता होंगे, जब बिधूड़ी, निशिकांत दुबे जैसा नेता होंगे, तो युवाओं पर इसका क्या असर पड़ेगा? तभी तो आयुष जायसवाल जैसे लोग जन्म लेंगे ना, तभी उनके नसों में इस तरह से जहर भरा जाएगा। और यह मत सोचिए कि रमेश बिधूड़ी एक अपवाद हैं। याद कीजिएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनावों में
विपक्ष पर हमला बोलने के लिए मुजरा शब्द का इस्तेमाल किया था। मुजरा। प्रधानमंत्री को यह भाषा शोभा देती है, मगर उन्होंने किया था, याद है या भूल गए? फिर से सुनिए। मोदी के लिए संविधान सर्वोपरि है। मोदी के लिए बाबा साहब आंबेडकर की भावना सर्वोपरि है। इंडिया अलायंस को अपने वोट बैंक की गुलामी करनी है तो करें, उनको वहां जाके मुजरा करना है तो भी करें, उनको वहां जाके मुजरा करना है तो भी करें, उनको वहां जाके मुजरा करना है तो भी करें। मैं एससी, एसटी, ओबीसी आरक्षण के साथ डट करके खड़ा हूं, खड़ा रहूंगा, जब तक जान है लड़ता रहूंगा। कभी 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, कभी जर्सी काऊ, कभी कांग्रेस की विधवा, कभी प्रज्वल रवन्ना जिसने सैकड़ों लड़कियों के साथ दुष्कर्म किया था, उसके लिए वोट मांगना। दूसरी तरफ बृजभूषण शरण सिंह के बेटे को टिकट देना। बलात्कारी राम रहीम, जिसे अदालत सजा दे चुका है, उसे बार बार पैरोल पर रिहा करना। आपको क्या लगता है दोस्तों, जब यह मुख्यधारा का हिस्सा हो जाएगा, जब इस तरह के अत्याचार को औपचारिक कर दिया जाएगा, उस पर वैधानिक जामा पहना दिया जाएगा, तो इसका क्या असर पड़ेगा हमारे बच्चों पर? बताइए। आप में से कई लोग जो कहते हैं ना कि कोई बात नहीं, हमारी महिलाओं का अपमान हो रहा है, उनकी अस्मिता को ठेस पहुंच रही है, महंगाई कम नहीं हो रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, मगर मुसलमान को तो टाइट कर दिया। नहीं साहब, बर्बाद हमारे बच्चे हो रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का प्रचार तंत्र और उनका जो रेडियो रवांडा सरीखा मीडिया है ना, जो 24 घंटे जहर उगलता है, उससे सराबोर हो गए हैं हमारे नाबालिग बच्चे। मौजूदा पीढ़ी को बर्बाद करने की पूरी जमीन तैयार है और आने वाली कई पीढ़ियों को इस तरह से बर्बाद किया जाएगा, क्योंकि मौजूदा भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि हम जनता का वोट ऐसे ही हासिल कर सकते हैं। वरना मुझे बताइए ना, चाहे बिधुड़ी हो, चाहे निशिकांत दुबे हो, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, इन्हें ऐसा क्यों लगता है कि इस तरह के विवादास्पद बयान देकर ही हमारा वोट हासिल कर सकते हैं? और सबसे बड़ी बात, आप में से कई लोग ऐसे लोगों को चुनते भी हैं। मुझे ताज्जुब नहीं होगा दोस्तों अगर रमेश बिधुड़ी आतिशी मरलेना के खिलाफ चुनाव जीत भी जाएं, और यह करारा तमाचा होगा इस सब समाज के मुंह पर। यह व्यक्ति जिसने 2 दिन के अंदर 24 घंटे में पहले प्रियंका गांधी वाड्रा के बारे में अश्लील बात कही और फिर आतिशी मरलेना पर प्रहार करते हुए यह बयान दिया, अब यह जीत भी गया तो ठीक है, कोई बात नहीं। दिल्ली की जनता को ऐसे ही लोग चाहिए, मगर ऐसे ही लोग जब सत्ता में आते हैं तो उसका असर क्या पड़ता है, यह आप देख रहे हैं। आज भी मैं दावे के साथ कह सकता हूं, वो जो आयुष का मैंने जिक्र किया है, वो बच्चा जिसकी नसों में किस कदर जहर भर दिया गया है, इस मुद्दे का जो मैंने जिक्र किया, आप में से कई लोग मुझे ही गाली देंगे, मुझे ही कहते हैं कि भाई तुम मुस्लिम परस्त हो, तुम मुसलमानों का समर्थन करते हो। मैं किसी का समर्थन नहीं करता हूं। मैं एक पत्रकार हूं, मैं इस देश का नागरिक हूं। मुझे चिंता अपने बच्चों और उसके जरिए आपके बच्चों के भविष्य की है, क्योंकि आप लोग तो ब्रेन वॉश हो चुके हैं। आप में से कई लोग जो हैं अब तर्क रहित हो गए हैं, फैक्चुअल नहीं है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के प्रकोप में पूरी तरह से बह गए हैं, उससे पूरी तरह से प्रेरित हैं। आपने अपनी नसों के अंदर खुद जहर भर रखा है इस तरह का मीडिया देखकर। मगर आयुष की क्या गलती है बताइए? या वो जो तमाम लोग, वो तमाम युवा जो मस्जिदों के सामने दुर्गा विसर्जन यात्रा निकालते हैं और डीजे पे अश्लील गाने चलाए जाते हैं, उससे किसका सम्मान हो रहा है, किसका अपमान हो रहा है? मस्जिद का अपमान हो रहा है? नहीं। आप मुझे बताइए ना, आप और मैं मां दुर्गा की पूजा कर रहे हैं या भगवान श्री राम की पूजा कर रहे हैं मंदिर के अंदर, और सोचिए अचानक मंदिर के अंदर कोई अश्लील गाना चला दे जिसमें मां बहन की गालियां चल रही हों, जिसमें मुसलमानों को मां बहन की गालियां दी जा रही हों, तो इसमें क्या भगवान श्री राम का सम्मान है? बताइए, इसमें हमारी मां दुर्गा का सम्मान है? बिल्कुल नहीं है। क्या आप इतनी सी सरल बात नहीं समझ पा रहे हैं? आप जानते हैं, अभी कुछ ही दिनों पहले एयरपोर्ट में मुझसे एक व्यक्ति मिला था
वो व्यक्ति मुझसे कहता है कि क्या आपके भारतीय जनता पार्टी से वैचारिक मतभेद है, यानी कि क्या विचारधारा के स्तर पर आप उनसे इत्तेफाक नहीं रखते या आप उनसे असहमत हैं? मुझे बताइए ना दोस्तों, किसी की मां को गाली देना, किसी के बारे में मुजरा शब्द का इस्तेमाल करना या किसी के गालों पर अश्लील टिप्पणी करना, किसी के बारे में यह कहना कि तुम्हारा बाप बदल गया है, यह विचार हो सकता है क्या? 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, यह कैसा विचार है? मैं समझना चाहता हूं, यह कैसी विचारधारा है? क्या 2014 से पहले यही भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा थी? अटल बिहारी वाजपेयी जब देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, तब क्या आप भाजपा के किसी भी नेता को इस तरह की टिप्पणी करते हुए सुनते थे? यह सवाल है, इनका जवाब दीजिए। तो मैंने उनसे यही कहा कि मेरा कोई वैचारिक मतभेद नहीं है भाजपा से, मगर जो मुझे सुनाई पड़ रहा है वो विचारधारा नहीं है, वो सिर्फ गाली गलौज है, वो सिर्फ नफरत है, वो सिर्फ जहर है। बताइए, इसे आप विचारधारा कैसे कह सकते हैं? और मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, हर वो सोच, हर वो राजनीतिक सोच जो मेरे बच्चों के भविष्य पर सवाल उठा रहा है, जो आपके बच्चों के भविष्य पर सवाल उठा रहा है, क्योंकि मैं सेल्फिश नहीं हूं दोस्तों, मैं सिर्फ अपने बच्चों के बारे में नहीं सोच सकता, क्योंकि अगर एक सोच समाज के बच्चों को भ्रमित कर रही है तो जाहिर सी बात है उसका असर मेरे बच्चों पर भी पड़ेगा। इसलिए मैं अपने बच्चों के जरिए आपके बच्चों के बारे में भी सोच रहा हूं, मगर स्वाभाविक सी बात है आप में से कई लोगों को यह बात समझ नहीं आ रही है और आगे भी नहीं आने वाली है। ऐसे ही एक एयरपोर्ट में मुझे एक और सज्जन मिले थे, उन्होंने कहा था, विसार आप ये तमाम बातें कहते रहते हैं, अपने हर शो में आप अपील करते रहते हैं, मगर अधिकतर लोगों पर इसका असर नहीं पड़ रहा है। मैं जानता हूं नहीं पड़ रहा है, मैं जानता हूं कि मेरी बातों को पसंद नहीं किया जाता है, मगर मैं तो बोलता रहूंगा दोस्तों। आज नहीं तो कल आपको इस बात का आभास होगा। मुझे डर इस बात का है दोस्तों कि कहीं बहुत देर ना हो जाए। आयुष जायसवाल जैसे न जाने कितने बच्चे इसी तरह से सामने उभर कर आ रहे हैं, जो जहर के प्रभाव में, जो इस तरह की नफरत के प्रभाव में अपने वर्तमान और भविष्य को बर्बाद कर रहे हैं। मगर यह सवाल मैं उठाता रहूंगा, यह मेरा वादा है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।